चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास संडे को हुई थी और संडे को ऑनलाइन क्लास रहती है हमारी, राइट, और वो हो चुकी है। उसके अंदर का काम पूरा है सभी का, ठीक है। और अब ऐसा है कि एक बार आज की क्लास में क्या करना है, सारे के सारे हम लोगों को आज की क्लास में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने हैं। लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एडवांस का एक दो क्वेश्चन दिखाया था, मेंस के कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, इजी थे, वो भी इजी थे। और अब जो करोगे ये भी इजी हैं। ऑलमोस्ट मैं एनसीईआरटी आपको साथ साथ करवा चुका हूं, पर जो बच गई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन मेनली मुझे आज कराने हैं एनसीईआरटी के आपको, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में वो करवाया था। तो एक बार वेंट ऑफ फैक्टर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, जो लास्ट क्लास में करवाया था। वेंट ऑफ फैक्टर क्यों आया था? क्योंकि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट आए, अगर मेरा कोई जो कि पानी में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो नंबर ऑफ एटम्स या आयंस बढ़ जाएंगे। यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पहले तो मेरे पास ग्लूकोज जा रहा था, ग्लूकोज पानी में जाने के बाद ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं NaCl डालूं तो ये पानी में जाने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा और नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। वो जो चेंज है वो कौन रिप्रेजेंट करता था? वेंट ऑफ फैक्टर आई। आई का फॉर्मूला डिसोसिएशन के केस में क्या बनता था? 1 प्लस वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन का केस था मेरे पास। और एसोसिएशन के केस में हमारे पास क्या कहानी थी? I इज इक्वल टू बेटा जी 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा। ये केस किसका था मेरा? एसोसिएशन का। वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आयंस, या जितने भी आयंस में डिसोसिएट होगा, जितने भी पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, या जितने एसोसिएट हो रहे होंगे, वो Na और अल्फा स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इजी सा, अपने स्कूल के पेपर में बहुत आता है वो। क्वेश्चन नंबर 2.40 है एनसीईआरटी का। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको बुक की जरूरत है नहीं, आपको सॉल्व करना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 determine the amount of CaCl2 I is equal to 2.47 है जिसका, dissolved in 2.5 लीटर ऑफ वाटर। dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कीजिए आप लोग, ठीक है। कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बालकों? और क्लोरीन का कितना होता है? कर लो यार, अब इसमें क्या है, करो करो, शाबाश, जल्दी करो। ये जो खिलाड़ी हमारा लास्ट क्लास में आया नहीं था, उसको फॉर्मूला बता देते हैं बेटा। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इज इक्वल टू IC RT। C स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और I का फॉर्मूला डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला तेरे को देखना पड़ेगा। इस केस में क्या दिया हुआ है? CaCl2। तो तेरे को पता है CaCl2 ब्रेक डाउन कैसे करेगा? आप लोग अपना करते रहो। ये खिलाड़ी हमारा आया नहीं था 2 क्लास से, इसको बता रहे हैं हम। ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा। तो नंबर ऑफ आयंस N की वैल्यू इसमें एक ही है और 2 ही हैं, तो N की वैल्यू 3 डाल के इसमें डाल लियो। करो ट्राई तो करो खुद से एक बार।
तुम आपस में डिस्कस थोड़ी करना है, अपना अपना करो। जल्दी आंसर बता दो। अमाउंट बताना है ना, अमाउंट किसमें, ग्राम्स बताएगा ना, वेट बताएगा, हद होती है। आया आंसर, आया आप लोग का? 3.33 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही आंसर। ठीक है बेटा जी। ओ हेलो, बता लेन दो, हमें भी बता लेन दो, कहीं वो फीस तुझे दे के चला जाए। चलो आपस में मत करो बाबा, डिस्कस मत करो आपस में, मैं बता दूंगा ना क्या प्रॉब्लम है। और खड़ा हो जा, इधर आ जा तू। नहीं चाहिए, मैं दे दूंगा, बुक है मेरे पास प्रदीप नहीं के लिए, आ जा। नई बुक ले तू, नई भाई घर मत लेके जाइए, स्पेसिमेन कॉपी है, ले जा नहीं सकता, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ ताकि तू ना ले जाए। चलो अरे ले जा भाई यार। चलो इधर देखो, ये क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, देखो इसके अंदर सबसे पहले कुछ भी नहीं, हमको ये देखना है डिटरमाइन द अमाउंट। अमाउंट का मतलब मुझे मास ऑफ CaCl2 निकालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे दिया, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लगा के आधा नंबर तो अपना पक्का कर लूंगा, पाई इज इक्वल टू ICRT। फिर मुझे एक बात ये पता है कि मुझे ना यहाँ पे पाई तो मुझे दिया हुआ है, वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर दो। कितना दिया हुआ है? 0.75 ATM। आई को आई रहने दो, अभी डाल देते हैं। 2.5 गिवन ही है, अच्छा ठीक है, हाँ ये तो गिवन है ना इसमें, राइट ओके। 2.47 गिवन है। ये जो C है वो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन मोलारिटी, राइट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि गिवन मास CaCl2 का मेरे पास नहीं है, क्योंकि वही निकालना है। मोलिक्यूलर मास अगर आपने निकाला है तो 111 आ रहा है CaCl2 का, इंटू 1/, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अकेला 2.5 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R की वैल्यू 0.0821 डालना, क्योंकि ये लीटर ATM वाली है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लीटर ATM वाली क्योंकि ये लीटर में था। मल्टीप्लाई टेम्परेचर T कितना है? 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन, ये सब वैल्यूज आपकी आपस में यूनिट्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी, ग्राम रह जाएगा खाली। अब आपको खाली ये W निकालना था, सोल्व भी तो करना है। तो मेरा आंसर मेरे पास आ रहा है 3.42 ग्राम्स, एग्जैक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन NCERT का है, स्कूल के पेपर में आता होता है ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको करवा दिया। स्कूल के पेपर में अगर सर 3.33 डाल दें तो चल जाएगा। हाँ हाँ, आंसर अगर आपका 3.3 समथिंग आ रहा है और सब्जेक्टिव पेपर है तो बिल्कुल सही है वो कोई गलत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई? एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? एक बार ये है 2.41 NCERT का, आपको नोट करना है, आंसर तो आप ऊपर से नोट कर लो, इतने में आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ एक आधा जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। कोई नहीं किया था, दोबारा से कर ले। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, of a solution prepared by dissolving
25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, full stop, assuming that it is completely dissociated. करो भाई. सर कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब अल्फा 100%, अल्फा 100%. और सर आई की वैल्यू निकाल पड़ी होगी. बेटा खुद से करना है आपको, ठीक है, प्लीज. सेम फॉर्मूला है, K2SO4 को डिसोसिएट करवा देना, मॉलिक्यूलर मास इसका रहेगा 174. ये मैं आपको दे देता हूँ. पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? पोटेशियम का बताना. एटॉमिक मास 19 एटॉमिक नंबर होता है जानवर. एटॉमिक मास 38, बस डबल करना आता है तुम्हें. 39 होता है इसका. सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? 32. ऑक्सीजन का 16. दिया नहीं हुआ ये आपको पता होना चाहिए, मैंने दे दिया. ठीक है, 39 होता है पोटेशियम का एटॉमिक मास. याद रख लोगे? करो जल्दी करो. फॉर्मूला भर के वैल्यूज डाल दी सारी. ओ वाह भाई, क्या बात है बेटा. पाई निकालना है, वैल्यू क्या डालेगी उसमें? अरे सर वो आई की वैल्यू पूछ रही है. आई की वैल्यू पूछ रही है कि पाई की? पाई पूछ रही है. बेटा क्वेश्चन पढ़ एक बार ठीक से. गैस कांस्टेंट होता है. जय माता दी. सर आई की वैल्यू 3 है ना सर इसमें. आई की वैल्यू ठीक है. कोई बात नहीं. घर पे पढ़ नहीं रही है ठीक से, है ना, डायरेक्ट आ गई है बस पढ़ के. अभी काम चेक करूंगा मैं तुम्हारा ना जरा. कल का और फुल सिलेबस का टेस्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दो. कब इनका एक रीटेस्ट सा रह रहा है 2 लोगों का, इनका ले लूँ, और एक उसको भी आज समझाता हूँ, वो भी दे देगा तुम्हारे साथ ही. उसके बाद एक फुल टेस्ट ही है बस सीधा इसका. इसी वीक में है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा नहीं है, इनका होगा. कुछ नहीं, तुम बस ये अपना पढ़ो जो पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, मैं तुम्हारे वो चेक करूँगा. मॉड्यूल के क्वेश्चन ना लेवल 1 के लगभग सारे कर लीजिए. सर लेवल 1 के तो मेरे भी आधे हो गए, ऑलमोस्ट होने पूरे कर लो पहले, उसके बाद फिर डाउट्स का एक सेशन रख लेंगे. ठीक है? ठीक है सर. अगला वाला नहीं डाउट सर मॉड्यूल के लेवल में आपके 2 में होंगे.
हाँ लेवल 2 में होंगे डाउट तुम्हारे कुछ, कोई बात नहीं, कर लेना वो भी, स्टार्ट तो करो। मैं तुम्हें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लेवल 2 के होमवर्क में दूंगा और अगला चैप्टर साथ साथ करवाऊंगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सर एक तरीके से ना चैप्टर बढ़िया चल रहा है, मतलब ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट, अब बस आज थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करके एक आध दो क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, खत्म है, ठीक है। चलो देखो पाई इज इक्वल टू, मैं बता देता हूँ एक बार, पाई इज इक्वल टू ICRT होता है बेटा, आई की वैल्यू आपने इसमें निकाली होगी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, और n की वैल्यू K2SO4 के लिए ट्वाइस K प्लस -2, टोटल आयंस कितने हो गए, 2 और 1 3, अल्फा 100%, तो 100 बाय ये कैंसिल, ये कितना हो गया 3, आई की 3 आगे वैल्यू। गिवन मास कितना है, गिवन मास सर वो है कहाँ दिया है, 25 ये रहा, पर ये किस में दिया है, हमें किस में लेना पड़ेगा, ग्राम्स में, तो गिवन मास 0.025 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, कितना बताया था मैंने तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 लीटर, आर की वैल्यू और टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया पाई, बस कुछ था ही नहीं इसमें भी, इसमें बस आपको आई निकालना था, और आंसर कितना आ रहा है आपका, सर 5.68 into 10⁻⁻3, आगे यूनिट ATM, ठीक है। एग्जैक्ट इतना आ रहा है, पर आपका भी सही माना जाएगा जो आपने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक आई निकालना था, ये अलग ट्रिक थी, बाकी सब तो पुराना ही है, और ये भी मैं आपको करवा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अब ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट मारो, देन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, आप लोग लिख लेना, NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.21 है, स्कूल के पेपर में काफी आता है। NCERT बैक एक्सरसाइज 2.21, 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म, साथ साथ लिख लो, तो क्वेश्चन लिखने हैं, लिख ही लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन असल में नोट्स के अंदर अगर होता है ना तो बाद में इजी रहता है। कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, AB2 and AB4 full stop, when dissolved in 20 gram benzene, when dissolved in 20 gram benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas
ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, आपको दे रहा हूं मैं इसके लिए अगेन 4 मिनट पूरा करने के लिए, आप लोग कर लो, 4 से 5 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में डिस्कस मत करना, कर लो आराम से। सर ये AB4 है, इसे भी 20 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। यस, नहीं उसमें लिखा नहीं है ना, उसको बस बोला कि 1 पॉइंट, उसको भी 20 ग्राम बेंजीन में ही डाला गया। यस, ठीक है सर, पे कर देते तो कोई 2 एलिमेंट्स हैं AB2 फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है ना, दोनों कंपाउंड्स की बात कह रहा है, फर्स्ट लाइन को पढ़ो। 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जब इनको व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम बेंजीन, फिर कॉमा लगा के फिर AB2 की बात है, तो दोनों को डाला गया बेटा, ठीक है। अच्छा सर, ये AB2 और AB4 डिसोसिएट क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट? बेटा AB2 क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सर पता कैसे चलता है कौन से इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइट होता तो ना, ऐसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता। देख के पता लग जाता है। अब AB2 अगर होता तो A के ऊपर वो बताता कि +2 चार्ज है, या फिर B के ऊपर बताता -1 चार्ज है। अगर वो AB2 दे रहा है तो वो आपको ना इस पे चार्ज बताएगा कि A पे +2 है और B पे -1 है। अब तू AB2 बना, समझ गया। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो फिर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गई तुम्हें? जैसे एक लास्ट क्लास में शायद एक क्वेश्चन करवाया था MX2, वो M पे आगे लिखा हुआ था कॉमा डाल के कि M पे +2 चार्ज है और X पे -1 है, तो उसमें ऐसे पता लग जाता है। बाकी जो दिए होंगे NaCl दिया तो पता ही है, ठीक है। कैसे करोगे? सर 2 इक्वेशन बना लेंगे। 2 इक्वेशन बना लोगे, जैसे कि सर जैसे कि एक में तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K इनटू में मोलैरिटी √3V K इनटू में मोलैरिटी है सर, वैल्यू इसकी गिवन ही है, बस गिवन मास दे रखा है बंधन का, मॉलिक्यूलर मास को x + y मान लेंगे, तो इसके ना 2 इक्वेशन बन जाएगी कि 2 चीजों का गिवन डाटा है, एक AB4 और एक AB2। फिर क्या करूं? तो सर x और y के बीच में 2 इक्वेशन आने में सॉल्व कर लेंगे सर पहले में बनेगा x + 2y और दूसरे में x + 4y की बनेगी। ये तो तू कोई देख, तूने ना ये पहले अटेम्प्ट मारा हुआ है तो फिर तू किसने? हिसाब से बता रहा सर कसम खुदा की मैंने नहीं मारा। है। सीरियस हो गया ज्यादा। बेटा इतना सीरियस नहीं हो सर रहा। ऑब्जर्वेशन पावर है ये बस। अबे ऑब्जर्वेशन पावर है, थोड़ा ठीक से बताना, फिर ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं करी ना तूने। बात तो यही है। सुन मेरी बात, देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली AB2 की एक कहानी नजर आ रही है और AB4 की अलग आ रही है, और दोनों के लिए एक फॉर्मूला लग रहा है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अगेन ये फ्रीजिंग पॉइंट बना है ना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM बोला करो आज के बाद से। क्या बोलोगे? I तो 1 ही होगा क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, क्योंकि हमें दिया ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले AB2 की बात बताओ, AB2 कितने से फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है? 2.3 तो इसका डेल्टा TF 3.3 केल्विन, 5.1 I 1 है इक्वल टू 5.1। इनटू में 1/, मोलालिटी का फॉर्मूला बताएगा लास्ट में भाई। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोलवेंट इन kg, मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास क्या है अपना मेरे पास यहाँ पे 1 है ना, 1 ग्राम, ये रहा 1 ग्राम।
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास बताओ। सर इसके थोड़ी डालेंगे हम तो AB2 डालना है ना तो अबे रुक तो जाओ, अच्छा सॉरी, हाँ 1 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AB2 AB2। मोलिकुलर मास ही तो नहीं पता हमें, राइट। मोलिकुलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है केजी में? सॉरी 20 इंटू में सॉल्वेंट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सब कुछ दिया हुआ है, क्या आ जाएगा यहाँ से? मोलिकुलर मास ऑफ AB2। ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितना आ रहा है। अगली इक्वेशन सेम बनाते हैं, एक बार ऊपर देख ले। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट AB4 की वजह से कितना है? ये 5.1 है। हाँ, ये बाकी कहानी सेम आएगी। तो यहाँ से आपके पास आप देख लो MAB4 आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ MAB2 आया हुआ है 110.8 और MAB4 यानी कि मॉलिक्यूलर मास 196 के करीब आया हुआ है, 196.15 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना आपको। अब आप एक बात बताओ, आपको AB2 का AB4 का अलग अलग नहीं निकालना था, आपको A और B का अलग अलग निकालना था। तो एक बात बताओ, AB2 मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को ऐड करके तो बना होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी A + 2B इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है आपको? सर एक बार बता दो कि मैंने अब आप नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देना, माइनस A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, और A यहाँ पे आपके पास B आ जाएगा, और B के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो A और B इंडिविजुअली आपको निकालना था, निकाल लो। बता दो कितना आ रहा है, -2B हो गया। ये माइनस में कितना आ रहा है बताओ जरा। सर 86.753 आ रहा है अभी। अभी पॉइंट बताता हूं। मतलब एक सेकंड रुको ना, ये मैंने उल्टा कर दिया काम ना। इसको इसमें से माइनस करना, बताना कितना आ रहा है। देखो सर 86.7 माइनस का है ना, हाँ सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, B आ रहा है मेरे पास 43.3 आ रहा है। ठीक है, B आ गया आपके पास। अब सर एक इक्वेशन में से निकाल लेंगे। 40 इसका आ रहा है 40, तूने मेरे को गलत बताया बेटा थोड़ा सा, 42.64 आ रहा है इसका ये आंसर। ये थोड़ा सा यहाँ तेरे से गलती हो गई है कुछ, देखो करके। अच्छा सॉरी सर मैंने वही ना 85.2 ये ठीक है ना, कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, ये अब आ गया। ठीक है, और A आपका आ रहा है 25.5। गॉट इट? फंडा क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी स्कूल के पेपर में आ जाता है, कुछ नहीं करना, दोनों का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास निकालना, A और B की टर्म्स में सेट करके एक का निकाल लेना, फिर दूसरे का निकाल लेना। ठीक है, चलो ये कर लो। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नहीं लिखने तो नहीं है, सुन लो, कोई बात नहीं है। हाँ 2.24 कर लेते हैं एक बार पहले। चलो हटा दें बेटा। बेटा तेरे को समझ में आया ये क्वेश्चन लास्ट में? ये पेपर में आता है, स्कूल के काफ़ी बार आया हुआ है, अपने यहाँ तो काफ़ी बार आया हुआ है, तुम लोग भी कर लो। हटा दें इसको। 2.24 मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो
बोल ही देते हैं, किसी के पास हो सकता है बाद में कोई इसको देख ले, भूला भटका प्राणी। चलो देखो, आ जाओ। साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है मेरे को, 4-5 कंपाउंड्स दिए हुए मेरे को। क्या दिया हुआ? KCN दिया हुआ है, KCN ही है ना? एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम बता दो। हाँ KCl है, वही CH3CN है। ये चारों कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी चेक करनी है N ऑक्टेन में। क्या चेक करनी है बेटा? सॉल्युबिलिटी का एक थंब रूल है, ठीक है। क्या है वो थंब रूल? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या है बच्चों थंब रूल? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सेम नेचर वाले। कैसे बेटा जी? अलाइक नेचर वाले डिसॉल्व जल्दी हो जाएंगे। अब N ऑक्टेन है, N ऑक्टेन का अर्थ है 8 कार्बन की सीधी चेन, 8 कार्बन की सीधी चेन। कार्बन हाइड्रोजन ही है। कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन होती है वो आपकी लगभग नॉन पोलर की साइड पे ही होती है। कैसी होती है वो? उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहीं भी नहीं है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो N ऑक्टेन के बिल्कुल जैसा ही है? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन। नजर आ रहा है आपको? साइक्लोहेक्सेन में भी 6 कार्बन है पर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल क्या होगा इसमें? साइक्लोहेक्सेन। ऑर्डर देखना कैसा लगाना है, मैं डिक्रीजिंग लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा सोल्यूबल ही है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं तो आपको पता है KCl एक आयोनिक कंपाउंड है, सबको पता ही है। तो ये आयोनिक कंपाउंड है और ये आपका नॉन पोलर यानी कि नॉन आयोनिक। जो नॉन पोलर होते हैं वो आयनाइज भी नहीं होंगे यार। आयनाइज कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो यार मुद्दे की बात ये है कि KCl तो दिख ही रहा है कि लास्ट हो गया, ये बचे ऑर्गेनिक। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ऑक्टेन के हिसाब से ऑक्टेन जैसा नेचर किसका ज्यादा है। समझ गए? CH3OH बनाऊं अगर मैं, तो ये CH3OH ऐसे बना दिया, हाँ मीथेनॉल कहते हैं, और ये CH3CN ये बना दिया। आप बताओ कौन ज्यादा पोलर है? चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, कौन ज्यादा पोलर है? विच वन इज मोर पोलर? वाई। पोलर का क्या मतलब है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। देखो कार्बन के साथ कौन है? यहां कार्बन के साथ कौन है? यहां कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और सिंगल बॉन्डेड sp3 होता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कार्बन ऑक्सीजन में होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी, क्योंकि आप चेक ही N ऑक्टेन में कर रहे हो तो कम रहेगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी है। किसमें चेक करी आप लोगों ने? ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है कि अरेंज करो। आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2.23 डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ में आ गया आप सभी को? अच्छे से है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, इसे कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी इन ये 2.24 क्वेश्चन था ना NCERT बैक का। आज पूरी NCERT चल रही है। देखो NCERT में भी ऐसा नहीं है कि सारी क्वेश्चन जो हैं वो हल्के हैं, थोड़े हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अच्छे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। किसी को लगता है कि यार NCERT नहीं करते, सीधा हायर लेवल पे जंप मार जाते हैं, है ना? तो वो भी काम पॉसिबल नहीं है। पहले आपको ये इससे होते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा तो आपको इजी रहेगा।
और जल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, पर इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि अब स्कूल के पेपर हमारा बढ़िया होने वाला है और बोर्ड का पेपर भी बढ़िया होने वाला है। खाली स्कूल की बात नहीं रही, बोर्ड के पेपर में प्योर एनसीईआरटी आती है, सिर्फ 2-3 नंबर का हल्का सा ट्विस्टिंग होती है एनसीईआरटी में, सारी 100% एनसीईआरटी में आपको दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन, ये रहा बुक में होंगे सारे, ठीक है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी पे भी पूरा फोकस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई इसके छोड़ देंगे, 1-2 क्लास लगानी पड़ जाएगी फालतू, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो भाई, ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 2.23 क्या कहता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा 2.23 क्या कहता है। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर, मतलब आपको अब इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस पता करने हैं। क्लास 11th में हम इसको पढ़ाते हैं, पर कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताएंगे आपको। पहली इंटरेक्शन आपको बतानी है एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन में, एन हेक्सेन एंड, आपको पता है ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, अगर दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो ये इंटरेक्शन सबसे वीक करेंगे। और सबसे वीक इंटरेक्शंस होती हैं वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वंडरवॉल इंटरेक्शंस। वंडरवॉल इंटरेक्शंस को लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ज्यादा स्पेसिफिक में नहीं हुआ ऑब्वियसली, यहाँ पे आप ये लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी बात, पहला क्लियर हो गया। आप अभी एक ही बार में नोट कीजिएगा। देखो अगला है मेरे पास I2 एंड CCl4। बताओ आप लोग बताओ, चलो शाबाश। I2 एंड CCl4 में कैसी इंटरेक्शन होगी? देखो I और I दोनों एटम सेम है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। CCl4 अगर आपको थोड़ा सा क्लास 11th याद है तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0, तो ये भी कैसा हो गया। अगर कार्बन के अराउंड चारों एटम सेम है ना, तो डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0, और डायपोल मोमेंट 0 वाला क्या हो जाता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन सी इंटरेक्शन सिखाई है, वंडरवॉल इंटरेक्शन। सेकंड क्लियर है बेटा, आ जा बेटा इधर देख। चलो थर्ड इसको हटाता हूं मैं, पहले साथ साथ नोट कर लो तुम लोग। डन बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसने बोला इंटरेक्शन करो, हाँ NaClO4 और किसमें बेटा, वाटर में। देखो NaClO4 ब्रेक डाउन करके Na++ ClO4- में टूटेगा ही टूटेगा, ये आयनिक कंपाउंड है, पता लग रहा है ना, सोडियम है यहाँ पे। और वाटर होता है H2O। H2O में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होता है और बॉन्ड नहीं टूटते, उसमें अपना डायपोल होता है, और वो इंटरेक्शन कैसी शो करता है, डायपोल डायपोल, ठीक है। तो ये एक आयन है और यहां एक डायपोल है, तो आयन के साथ वाटर का डायपोल इंटरेक्ट करता है। कैसे, देखो Na+ को अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो ये प्लस है, और O पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो O के डेल्टा माइनस से Na+ इंटरेक्शन शो करेगा। गॉट इट है बेटा जी, चारों तरफ से ऐसे हो जाएगी। तो ये इंटरेक्शन का नाम क्या होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन बेटा।
इधर इंटरेक्शन का नाम हो गया आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चौथा दिया हुआ लास्ट, बस यही करवाऊंगा मैं आपको। मीथेनॉल एंड एसीटोन। मीथेनॉल क्या होता है और एसीटोन, देखो इस पे अपना डायपोल है क्योंकि ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस प्लस जनरेट करवाएगा, और ये भी मॉलिक्यूल है एक जिसमें और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छी है। इस पे अपना डायपोल है, इस पे अपना डायपोल है। ओए सार्थक, ये अपना पोलर है, ये अपना पोलर है, तो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरेक्शन होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। बेटा इंटरेक्शन का खेल समझ में आया? वैसे ये 11th क्लास में पढ़ाया हुआ टॉपिक था और यहाँ इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा करके पूछ लिया है। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन आपको करवाते हैं अभी एक बढ़िया क्वेश्चन 2.31, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2.31। इसको हटा दो। चलो आप लोग देख लो 2.31 में, इतने बोर्ड पे लिख देता हूं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ, आप रीजन सोच के रखना, मैं इतने क्वेश्चन लिखता हूं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर observed for the same amount of acetic acid trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above। आपको बता रखा है उसने, और तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम आंसर पढ़ लो पहले क्वेश्चन से। हाँ नहीं और फिर बताना चौड़ के। अबे सोच लो अपना, ऑर्डर तो उसने दिया हुआ है। एसिटिक एसिड से ज्यादा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ दिस दिस दिस। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, एसिटिक एसिड क्या होता है? फिर इसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब Cl3 लगे, ट्राइफ्लोरो में फ्लोरीन 3 लगे हुए हैं C पे, और वो ये कह रहा है ये है सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। समझ रहे हो? वो ये बोल रहा है, तुझे एक्सप्लेन करना है क्यों। अब सुन लो ध्यान से, मैं बता देता हूं एक बार। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था? T0F माइनस इज इक्वल टू I M, ये था। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि रिलेशन इसके बारे में बात हो रही है। और अगर मैं आपको, सार्थक को क्या कर रहा है तू, इधर देख लेना जानवर,
क्वेश्चन तो यहां लिखा हुआ है, ये रिलेशन बच गया। ये रिलेशन टी नॉट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। अगर मेरा आई बढ़ेगा तो मेरा टी नॉट एफ बढ़ेगा, बोलो यार यस और नो। डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को। अब सुनो ध्यान से, COOH ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, CF3COOH ये ब्रेक डाउन होगा ऐसे कि F3CCOO माइनस प्लस H प्लस। इसको थोड़ा सा ओपन करके अगर बनाया जाए, ये बनेगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक डाउन मुझे करवाना हो अपने आयंस में, तो ये कैसे करेगा, ये ऐसे ब्रेक डाउन करेगा, बोलो यस और नो। अब आपको ये देखना है कि ये ब्रेक डाउन यहां से H प्लस कितना जल्दी किस में से निकलेगा। एसिड है ना, एसिड तो H प्लस देता ही है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है। और आप सोचो अब इन दोनों में से प्रोसेस ये वाला फास्ट होगा, क्यों फास्ट होगा, चार्ज की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है, फ्लोरीन वाले केस में ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन एक बढ़िया विथड्रॉइंग ग्रुप है। बढ़िया विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इस माइनस चार्ज को डिस्पर्स करके कम करेगा। तो ये जो बनी हुई स्पीशी है ये मोर स्टेबल है किस स्पीशी के कंपैरिजन में, इस स्पीशी के कंपैरिजन में। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन किए थे, जीओसी में आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन किया था एक लास्ट में, 16-17 क्वेश्चन था वो शायद। तो उसमें भी ना जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है स्पीशी का। तो इसमें से और इसमें से ये ज्यादा एसिडिक है। और रीजन मैं आपको समझा चुका हूं, अगर ये H प्लस में ब्रेक डाउन होता है तो बनने वाली स्पीशी की स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर ये बनने वाला स्पीशी स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, अगर ये जल्दी बनेगा तो ये बन कैसे रहा है, इसको H प्लस देना पड़ रहा है। तो अब आप आई वाले केस में देखो, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा आई होगा, क्योंकि ये कैसी डिसोसिएशन का है, बोलो यार। डिसोसिएशन किस में ज्यादा होगा, जिसमें H प्लस जल्दी निकलेगा। H प्लस जल्दी निकलेगा फ्लोरीन वाले में, क्योंकि यहां पे उसको बनने वाले चार्ज को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो कुल मिला के आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है कि ब्रेकडाउन डिसोसिएशन जो है वो इस केस में बेटर होगा, जिस वजह से इसका आई ज्यादा होगा और जिस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब सोलवेंट, तो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो टी नॉट एफ था ना। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अल्टीमेटली इसको डिसोसिएशन से लिंक कर देना आपने। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का। ठीक है, आज के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन इतना ही करते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को कर देते हैं स्टॉप।